वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम के बारे में गाइस। जैसे कि हमने भी रेगुलर एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि जितनी भी हमारी एक साल की जितनी भी स्कीम्स रहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स रहीं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहीं, उसको अब हम डेली बेसिस पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस ना किसी स्कीम को उठा के आ ही जाता है। अब वहाँ पर उसकी एलिजिबिलिटी पूछ ली, मिनिस्ट्री पूछ ली, उसका कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो उस रिलेटिंग हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम स्कीम्स को प्रॉपरली कर लें, राइट। एंड सेकंड चीज़ गाइज, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम फरवरी 2024 की वैक्सीन कब आएगी। तो गाइज जल्दी आएगी, जैसी आएगी आपके पास होगी। सो जो है हमारे पास फिलहाल हमें वो करना है और हम ना ये काम शुरू करते हैं अपने गवर्नमेंट स्कीम का। तो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले समझो रैंप है क्या। देखो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, इसने क्या करा है बेसिकली, इसने 3 तरह की सब स्कीम्स को लॉन्च करा है। क्या करा है? 3 तरह की सब स्कीम्स को लॉन्च करा है अंडर दिस प्रोग्राम, जिसका काम है एमएसएमई को और प्रोडक्टिव बनाना। अब देखो जो एमएसएमई होती है, एमएसएमई में कौन एलिजिबल होते हैं? जो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, जो कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है जिसकी इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से बिलो रही है या जिसका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से बिलो रहा हो, वो सभी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंडर करवा सकते हैं। आपको सबसे पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एमएसएमई में कौन लोग आते हैं। तो वो सभी कंपनी, वो प्रोप्राइटरशिप, वो कंपनी, वो ट्रस्ट जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बिलो हो और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से बिलो हो, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब एमएसएमई की जो 3 स्कीम्स आई हैं, उसके पहले सबसे पहले सब स्कीम में कह रहा है कि पहली सब स्कीम है एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, यानी एमएसएमई की गिफ्ट स्कीम है। गिफ्ट का फुल फॉर्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका काम ही यही है कि ऐसा कुछ प्लान करना जिससे एमएसएमई जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें और इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट इन्हें दिया जाए ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करने पर। समझ रहे हो? फिर दूसरी सब स्कीम इसमें निकाली है रैम प्रोडक्टिविटी को देने के लिए कि एमएसएमई स्पाइस स्कीम, यानी कि प्रमोशन हो, इन्वेस्टमेंट हो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। अब देखो यहीं पे सवाल उठ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है गाइस कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप डिजाइन करेंगे जिनकी ड्यूरेबिलिटी और जिनके रीयूज, जिनका रिसाइकलेबिलिटी, जिनको रीयूज, रीमैन्युफैक्चर, रिसाइकल उनके रॉ मटेरियल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कर पाओ। यानी कि याद रखना मेरी बात को, सर्कुलर इकोनॉमी में 6R लगते हैं। अब 6R नोट कर लो कहीं पर: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट, रिकवर एंड रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल्स। तो एमएसएमई स्पाइस स्कीम के तहत ये बोला जा रहा है कि पहला ऐसा स्कीम है जिसमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोजेक्ट करने के लिए सपोर्ट करने की बात की गई है, जिसमें क्रेडिट सब्सिडी भी दी जाएगी अगर करा जाता है तो। क्योंकि देखो हमारा एम है जीरो इमिशन, अगर हम 2070 तक अचीव करना चाहते हैं तो वो रियलाइज ड्रीम एमएसएमई सेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। आप बात समझ रहे हो? देखो अब अगर मान लो whenever you are writing something related to carbon emission GS3 का पार्ट में, क्या आपको नहीं लिखना पड़ेगा ये वाला कि देखो हम इंडस्ट्रीज के साथ भी हेल्प कर रहे हैं, हम एमएसएमई के साथ भी ये वर्क कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज है एमएससी स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स, यानी कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम है जिसने लीगल सपोर्ट को सिनर्जाइज करा है, मॉडर्न आईटी टूल्स को लिया है, एआई को लिया है, ताकि जो एमएसएमई के जो लोग हैं डिलेड पेमेंट से परेशान रहते हैं उनकी मदद की जाए। तो गाइज ये तीनों सब स्कीम्स आई एम टेलिंग यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आंसर में एमएसएमई सेक्टर के बारे में लिखो, प्लीज मेंशन दिस अबाउट रैम्प स्कीम। समझ गए? गिफ्ट स्कीम, स्पाइस स्कीम एंड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट, ये तीनों बातों का आपको जरूर याद रखना है। अब देखो सवाल ये उठता है कि रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई जो प्रोडक्टिविटी है, रैम्प है, इसका काम क्या है? देखो सबसे पहले ये आती तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कब लॉन्च हुई थी? 2022 में हुई थी। ड्यूरेशन क्या है? 21 से 22, 25 से 26।
फंड भी इसमें वर्ल्ड बैंक से भी कुछ लोन आया है, कुछ गवर्नमेंट का अपना फंडेड है। अब मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई पहले ही कि एमएसएमई रजिस्टर करा लो आप। एमएसएमई एक एक्ट है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट का, और इसके पास आपके लिए एक वैलिड उद्योग आधार नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इनका टारगेट है कि इनकी परफॉर्मेंस 5.55 लाख एमएसएमई से इम्प्रूव कर दें। तो आप समझो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिफाई करते हुए क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव इसका पता है क्या है? रैंप को बनाने का सबसे बड़ा मकसद है मार्केट का एक्सेस सुधरे एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्रेडिट मिलना शुरू हो जाए, इनका इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग हो कि गवर्नेंस सेंटर अच्छा काम कर पाए, सेंटर स्टेट का लिंकेज पार्टनरशिप बढ़ जाए, डिले पेमेंट का क्राइसिस खत्म हो, और ज्यादातर एमएसएमई के जो रॉ मटेरियल हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी के साथ बढ़े, साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। तो देखो इन्वायरमेंट की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट की पर्पज से कितना इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि इसका अप्रोच जो है ना, कि अप्रोच पता है क्या है वो, इसमें ना रेगुलेटरी फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म ली जा रही है ताकि टारगेटेड जो इंटरवेंशन हो सके वो करे जा सके। इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। कह रहा है गुजरात में, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, हर जगह पर इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, स्केल अप करा जा रहा है। कह रहा है इसके बेनिफिट क्या होंगे? कह रहा है सबसे बड़ा बेनिफिट इसका, इससे जेनरिक एंड कोविड रिलेटेड चैलेंजेस एड्रेस होने शुरू हो जाएंगे एमएसएमई सेक्टर के। कह रहा है सबसे बड़ा काम क्या होगा? कह रहा है एमएसएमई जो सेक्टर है ना, उसके जो जेनरिक एंड कोविड रिलेटेड चैलेंजेस आते थे वो सुधरेंगे। अब देखो सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि जो ये जेनरिक इश्यूज क्या होते हैं, जेनरिक इश्यूज का क्या मतलब है? देखो जेनरिक इश्यूज का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसा इंडस्ट्री के साथ आ जाता है जो इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है। तो जेनरिक आपका एमएसएमई इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? मेजर प्रॉब्लम जेनरिक इश्यूज में आपके लोकेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर वर्किंग कंडीशन हो सकती है, लैक ऑफ स्किल्स हो सकती हैं, या लो प्रोडक्टिविटी का कुछ क्राइसिस आ सकता है। ये सारे के सारे देखो जेनरिक इश्यूज हैं बेसिकली, जो प्रॉब्लम फेस करता है एमएसएमई सेक्टर, है ना। तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर पे जैसे स्किल मैन पावर के बारे में उसको स्किल किया जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, और कोविड में बड़े सारे चैलेंजेस हमने ये सारे देखे ही। तो कह रहा है इसीलिए ये रैंप स्कीम को डाला जा रहा है। फिर सेकंड है बॉल्स्टर इनएडिक्वेटली एड्रेस ब्लॉक्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट। देखो हमने कहा ना जेनरिक कोविड रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो उसको ठीक करने के लिए रास्ता क्या होगा? रास्ता यही है कि हम स्किल डेवलपमेंट देना शुरू कर दें, क्वालिटी इनरिचमेंट देना शुरू कर दें। कह रहा देखो अगर ये हो गया ना, एम्प्लॉयमेंट जरूर क्रिएट होगी। कह रहा वल्नरेबल सेक्शन को ना एमएसएमई सेक्टर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, इनका लाइवलीहुड चलता है उसी से। कह रहा है इनको फाइनेंस का फैसिलिटेशन दोगे उससे भी मदद मिलेगी। फिर इनका लार्जर फॉर्मलाइजेशन होगा, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है अंडर दिस स्कीम। और देखो अल्टीमेटली दिस स्कीम इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग द आत्मनिर्भर भारत मिशन, जिसमें हमारी पूरी तरीके से तैयारी है कि हम इनोवेशन एनहांसमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बढ़ा दें। बिल्कुल हम चाहते हैं, देखो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए ये छोटे छोटे जो हमारे मकसद हैं इनको हमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही गाइस हमें एक बड़ा कुछ अचीव कराएंगे। तो ये आप समझे हो, रैम्प स्कीम के बेनिफिट बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि ये जेनरिक कोविड रिलेटेड चैलेंजेस को खत्म करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, ये कैपेसिटी बिल्डअप करेगा, स्किल एम्पावरमेंट करेगा, एम्प्लॉयज को उनके अंदर स्किल्स डालेगा, समझ रहे हो, उसके साथ उनका लाइवलीहुड, उनकी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट होंगी। तो इस स्कीम के बहुत ओवरऑल फायदे देखने को मिल रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा आत्मनिर्भर भारत और हमारा जो जीरो कार्बन मिशन बाय 2070 है वो अचीव होगा। तो आप समझो ये कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है, समझ रहे हो। इसलिए हमें किसी स्कीम को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्कीम्स आपको जब आप लिखते हो तो आपका आंसर और इनरिच हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्कीम वेयर वी टॉक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। गाइस बहुत अच्छी स्कीम है ये, इसके बारे में भी पढ़ो आप। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, 2015 में आई। अब क्या होता है देखो, हम आप जानते हो जितने भी हमारे पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार मैंने देखा है कि कॉलम्स में क्वेश्चन फुलफिल करने के लिए आया और आपसे पूछा गया है कि भाई ये वाली स्कीम का ईयर बता दो। अगर आपको ईयर पता ही नहीं होगा तो गलत को करके आओगे ना फिर आप, और वो बड़े आसपास के ईयर दे देते हैं, डेट्स दे देते हैं। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब देखो नाम से ही स्कीम का समझ में आ रहा है कि ये अल्टीमेटली ऑल वेदर पक्का हाउसेस सभी एलिजिबल बेनिफिशियरी को देना चाहते हैं, यानी जो फैमिली में हस्बैंड वाइफ अनमैरिड चिल्ड्रन रहते हैं उन सभी का है ये। अर्बन एरिया में, स्टेट्स में, सेंट्रल नोडल एजेंसी ने बोला है, कह रहा कौन बेनिफिशियरी होगा, यहीं पर आप अटकते हो।
यहाँ पर आप क्वेश्चंस गलत कराते हो। कह रहा देखो, एलिजिबल वो लोग हैं स्कीम के तहत जिनकी इनकम 3 लाख से तक है, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो। लो इनकम ग्रुप हो जिनकी 3 से 6 लाख इनकम हो। मिडिल इनकम ग्रुप वाले जिनकी 6 से 12 लाख इनकम होती है। तो ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको असिस्टेंस दी जाएगी 4 वर्टिकल्स के अंदर मिशन में। LIG MIG कैटेगरी सब तरह के होंगे इसमें फ्लैट्स, आप चाहो बिल्कुल ले सकते हो। तो कह रहा 4 वर्टिकल्स जो है वो मतलब क्या है, पढ़ा ना आपने एक शब्द 4 वर्टिकल्स, होता क्या है ये समझो अब आप। 4 वर्टिकल्स का मतलब है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस भी दी जा रही है 1 लाख की हर हाउस पर, ताकि सभी घरों को अच्छे से बिल्ड करा जाए। एलिजिबल जो स्लम ड्वेलर है उसको एज अ लैंड रिसोर्स जो भी उसका रह रहा है उसको तरीके से रीडेवलप करके उसको वो रह पाए, वहां पे स्लम में ना रहे, स्लम को भी रीडेवलप करा जा रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट इज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। कह रहा 2.67 लाख पर हाउस थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी 6.5%, 4%, 3% ऐसे लोन्स दिए जा रहे हैं। तो कह रहा देखो फायदा मिल गया। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी 1.5 लाख में पर हाउस मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। 33% जो घर है ईडब्ल्यू कैटेगरी में दिए जा रहे हैं। है ना, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रल असिस्टेंस दी जा रही है कंस्ट्रक्शन भी कराने के लिए। मान लो आप नए घर में गए, ठीक है, या एग्जिस्टिंग हाउस में ही हो, कंस्ट्रक्शन भी कराना चाहते हो, उसके लिए भी 1.5 लाख रुपए हर हाउस के लिए दिए जा रहे हैं। तो इसी को 4 वर्टिकल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक्ड, अफोर्डेबल हाउसिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लोग, और दूसरा बेनिफिशियरी को हमें कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट के भी मौके वो देगा। अब कैसी स्कीम है, याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% पैसा कौन देगा, याद रखना CLS के, ये भी ध्यान रखना CLSS के लिए, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 100% पैसा देगी। बाकी 3 वर्टिकल्स के लिए स्टैंडली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल से स्टेट दोनों का ही शेयर होगा। फीचर्स क्या है, कह रहा सभी हाउसेस को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेसिक अमेनिटीज दी जाएंगी। टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। कैफेटेरिया अप्रोच होगी। समझ में आ रहा है। कैफेटेरिया अप्रोच का मतलब है कि जिस भी इंडिविजुअल को जरूरत है उसको जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, टोपोग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, लैंड अवेलेबिलिटी सब चेक करके दिया जाएगा। एक डिग्निफाइड लिविंग, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइड। फिर वुमेन एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ओनरशिप ऑफ हाउसेस। मिनिमम साइज ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अंडर ईच कॉम्पोनेंट, नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो सारे के सारे ये फीचर्स दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। कह रहा देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस पे कंप्लीट करने पर पैसे दिए जाएंगे, हर इंस्टॉलमेंट पे क्रेडिट किया जाएगा। CLS का आवास पोर्टल होगा, कॉमन प्लेटफॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, वहां पर आप लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से मतलब पूरा एक रियल टाइम इन्वायरमेंट नजर आएगा बेनिफिशियरी को, सिटीजन्स को, सबको। कैपेसिटी बिल्डिंग 5% एलोकेशन की जा रही है करने के लिए। रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को भी, पुअर जो नियर देयर वर्क प्लेसेस में कहीं रहना चाहते हैं डिग्निफाइड लिविंग, उनके लिए भी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जहां पर एक लेबोरेटरीज, लाइव लेबोरेटरीज होंगी, ट्रांसफर ऑफ कोई टेक्नोलॉजी इन द फील्ड करनी हो तो उसके लिए काम आएंगी। तो सारी की सारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत गाइस ये की गई है। तो याद रख लेना कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम कब से स्टार्ट हुई है, बेनिफिशियरी कौन होते हैं स्कीम के। इस स्कीम के तहत 4 वर्टिकल्स का आपको पता होना चाहिए जो भी हमने डिस्कस किया। तो दिस इज अबाउट द स्कीम। डेली गाइज नई नई स्कीम्स आएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, और जो भी आपके आसपास है उनसे भी चैनल शेयर कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।